नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीएससी भाग प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र यूनिट फर्स्ट में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के साथ में मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, करंट स्टेटस ऑफ मेंडलेज, जेनेटिक वेरिएशन और वेरिएशन क्रोमोसोम नंबर, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। जो यूनिट फर्स्ट है उसके जो फर्स्ट टॉपिक में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के नियम। मेंडल के वंशागति के नियम ग्रेगर जोहन मेंडल, जिनको कि हम आनुवंशिकी का पिता कहते हैं, इन्होंने अपने जीवन में मटर के पौधों पर कई सारे प्रयोग किए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया और उसके परिणाम के आधार पर उन्होंने कुछ नियम प्रतिपादित किए। मुख्य रूप से 3 नियम है इसमें। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, फिजिकल बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस है, जिसके बारे में हम बात आगे करेंगे। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन नियमों को हम पढ़ते हैं, उससे पहले इन नियमों को समझने के लिए कुछ विशेष जो बातें हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, जिनके आधार पर हम नियमों को आसानी से समझ सकेंगे। तो मेंडल के वंशागति के जो तीनों नियम हैं, उन तीनों नियमों की प्रतिपादित करने के लिए मेंडल ने मटर के पौधे को अपने अध्ययन के रूप में चुना और उसके निष्कर्ष के आधार पर नियम प्रतिपादित किए। तो आनुवंशिकी क्षेत्र में सफल प्रयोग और वंशागति के नियमों का प्रतिपादन ऑस्ट्रिया, जो कि जर्मनी और पोलैंड और इंग्लैंड के बीच में एक छोटा सा देश है, पादरी थे ग्रेगर जोहन मेंडल। इनका जन्म 1822 से हुआ था और 1884 तक इनकी लाइफ स्पॉन था, यानी लगभग 62% जिए थे। इस कारण इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है बैटसन ने 1906 में किया था और ग्रीक भाषा में जीन शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है वृद्धि करना, टू ग्रो। मेंडल के पहले भी कई वैज्ञानिक जैसे कि कार्ल कार्यूटर, गार्टनर, नॉर्डिन ने भी तंबाकू एवं अन्य प्रयोगों पर प्रयोग किए थे और अपने महत्वपूर्ण कार्य की खोज की थी। लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य कार्यूटर द्वारा तंबाकू को लंबे बोनो पौधे के मध्य संकरण था। ये लोग किसी सार्थक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। इनकी असफलता के कुछ कारण थे। नंबर 1, इन्होंने अपने प्रयोगों में प्रत्येक पौधे को एक इकाई माना। उन्होंने अपने प्रयोगों का सही अभिलेख नहीं रखा, रिकॉर्ड नहीं रखा और इन आंकड़ों को बारीकी का सही ढंग से समझने की योग्यता, सहनशीलता का इनमें अभाव था। लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल की जो प्रथम आनुवंशिक वैज्ञानिक माना जाता है, उनके कार्य को, जिनका कि आज अत्यधिक महत्व है, उनको उस समय वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त नहीं हो सकेगी, क्योंकि मेंडल का जन्म एक माली परिवार में 22 जुलाई 1822 में हेंजनडॉर्फ के सिल्सिया गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में हुई थी। बचपन से ही सजीव वस्तु में गहरी रुचि थी और 1842 में उसने दर्शन शास्त्र में 2 वर्ष के पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण किया और अक्टूबर 1843 में उसने ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक शहर में मॉन्क या पादरी का पद ग्रहण किया और वहीं उसे ग्रेगर की उपाधि मिली थी। 1849 में मेंडल के कुछ समय के लिए एक स्कूल में अध्यापक का कार्य किया। उसके बाद उसने प्राकृतिक विज्ञान में, नेचुरल साइंस में एवं गणित का अध्ययन हेतु वियना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। कुछ समय बाद वह पुनः ब्रून लौट आया और विज्ञान का अध्यापक बन गया। अध्यापन काल के दौरान उसने गिरजाघर के उद्यान में उद्यान मटर जिसको हम लगाते हैं, सब्जी में काम में लेते हैं, पाइसम सैटाइवम,
के पौधों पर 1857 से 1865 तक अति महत्वपूर्ण कार्य किए और ये विश्व प्रसिद्ध हुए। उसने अपने प्रयोगों के प्राप्त निष्कर्षों को 1866 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी जो एनुअल रिपोर्ट निकलती है उसमें छपवाया था, पादप संकरण के प्रयोग शीर्षक से प्रकाशित किया था। परंतु उस समय दुर्भाग्य से उस समय दुनिया पर कुछ और वैज्ञानिकों का जादू चल रहा था, जिसमें डार्विन था और लैमार्क था। उनके प्रयोगों के और उनके कार्य के आगे इनके कार्य को, ग्रेगर जोहन मेंडल के कार्य को महत्व नहीं दिया गया और उस समय ये कार्य छुपा हुआ रह गया। लेकिन बाद में 1900 में जब 20वीं शताब्दी प्रारंभ हुई उस समय हॉलैंड के हुगो डे व्रीज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के टी सेरमक, 3 वैज्ञानिक थे, हुगो डे व्रीज, कार्ल कॉरेंस और सेरमक। तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के भूले हुए पत्र का अध्ययन किया और अलग अलग कार्य करते उनके कार्यों को महत्व को बताया और इस प्रकार 1900 में ईस्वी में मेंडल के कार्यों को पुनः खोज की गई, उनके कार्यों को वैज्ञानिक मान्यता दी गई। मेंडल के कार्य क्या थे? मेंडल के कार्य है कि मेंडल ने पायसम सटाइवम को चुना था और चुनने में उन्होंने मटर के जो पौधा है, जो कि मटर का पौधा की विशिष्टता रखता है, उसे चयन किया। उसमें सिर्फ 7 चुने हुए लक्षणों पर उसने अपने आनुवंशिक प्रयोग किए और अपने पूर्व वैज्ञानिकों के प्रयोग की कठिनाई और असफलता को ध्यान रखा और अपने प्रयोग को सावधानीपूर्वक किया, इसके लिए योजना बनाई। सफलता के कारण भी है कि मेंडल ने सभी वैज्ञानिकों को सफलता मिली, सभी वैज्ञानिकों को असफलता मिली, पर मेंडल भाग्यशाली था जिसे अपने कार्यों में सफलता मिली। मेंडल की सफलता का प्रमुख कारण उनका भाग्य व उनकी दूरदर्शिता थी और जैसे कि मेंडल की अध्ययन विधि है। मेंडल ने पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों को असफलता कारणों का गंभीरता से अध्ययन किया और अपने प्रयोगों को योजनाबद्ध रूप से प्रयोग किया। दूसरा, मेंडल के जो सफलता का एक प्रमुख कारण था, उसमें एक समय में एक ही लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया था। मेंडल के प्रयोग का विस्तृत समुचित सही अभिलेख रखा और F3 पीढ़ियों तक अध्ययन किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए ऐसे पौधों का वर्णन किया जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे और शुद्धता की जांच उसने स्वपरागण द्वारा की। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जनकों के रूप में पौधों का चयन किया जो स्पष्ट दिखाई देने वाले विपर्यासी लक्षणों के लिए शुद्ध थे, यानी जो लक्षण पाए जाते हैं वो दूर से ही दिखाई देते थे। संकरण के लिए हमेशा स्वस्थ पौधों को चुना और शुद्ध लक्षणों वाले पौधों को अलग अलग क्यारियों में उगाया और उन्हें परागण की संभावना से दूर रखा। अब मेंडल का जो मटर का पौधा है, उस मेंडल के मटर के पौधे में सफलता का प्रमुख कारण था नंबर 1, मटर का पौधा वार्षिक होता है और इस कारण से वर्ष में मटर की एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। दूसरा, इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, अतः इसमें परपरागण या विपुंसन आसानी से किया जा सकता है। मटर की विभिन्न किस्मों में अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, इस कारण विभिन्न पीढ़ियों में इन लक्षणों को सही पहचाना जा सकता है। इससे अपने गार्डन में, किचन गार्डन में आसानी से उगाया जा सकता है और पौधे की पुष्पीय संरचना स्वयं निषेचन के अनुरूप होती है। इस कारण से मटर के पौधे समयुग्मजी होते हैं, इसका आवश्यकता अनुसार परपरागण भी किया जा सकता है। अब आप इसमें जो चित्र इसमें देख रहे हैं कि मटर के पौधा है, तो इन्होंने जो लक्षण चुने वो लक्षण हैं तने के लक्षण, फली के लक्षण और बीज के लक्षण। तने के, फली के, बीज के। तने के जो लक्षण है वो 2 रखे। तने की लंबाई, जब बौना और लंबा पौधा होता है जिसको टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट कहते हैं। इसी तरह पुष्पों की स्थिति, तने पर पुष्प की स्थिति ये अक्षीय साइड में थी और यहाँ टर्मिनल, यानी कि यहाँ पर पौधा लगातार वृद्धि करता है और साइड में पुष्प निकलते हैं। यहाँ पर ऊपर की जो, जहाँ पर अंत भाग होता है वहाँ पर पुष्प आ जाता है, तो वहाँ पर वृद्धि रुक जाती है, फिर साइड की चलती रहती है। फली के 2 इन्होंने लक्षण चुने। फली का रूप चपटा या संकीर्णित और फली का रंग हरा या पीला। बीज की आकृति के 3 रखे लक्षण। पहला, बीज की आकृति, बीज का रंग और बीज चोल का रंग। बीज की आकृति, बीज गोल है या झुर्रीदार है,
बीज का रंग बाहर से देखने पर बीज पीला या हरा है, और बीज चोल जब हम बीज को तोड़ के दोनों दाल जो होती है उसको दोनों तरफ दोनों पार्टों को खोलते हैं तो उसका रंग धूसर है या सफ़ेद है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने जो मटर का पौधा उसके लक्षणों का चयन किया और उन्होंने यहाँ पर जो प्रभावी और अप्रभावी थे उसको इस प्रकार लिया था। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, जैसे पहला है तने की लंबाई, प्रभावी लक्षण है लंबापन, अप्रभावी लक्षण है बौनापन। पुष्पों की स्थिति, पुष्प अक्षीय है या अग्रस्त है। फली का रूप, चपटी फली है या संकीर्णित फली है, तो चपटी फली वाला प्रभावी लक्षण होगा और संकीर्णित फली वाला अप्रभावी होगा। फली का रंग हरा है और पीला है, हरा रंग प्रभावी है और अप्रभावी पीला रंग है। बीज की आकृति गोल है या झुर्रीदार है, गोल बीज है वो प्रभावी है और झुर्रीदार बीज अप्रभावी है। बीज पत्र का रंग पीला है और हरा है, पीला रंग प्रभावी है और अप्रभावी रंग हरा है। बीज चोल का रंग धूसर और श्वेत, धूसर रंग प्रभावी है और अश्वेत रंग अप्रभावी। इस प्रकार उन्होंने मटर के पौधे को इन लक्षणों के आधार पर चुना और उनमें स्पष्ट अंतर को नोट किया। अब मेंडल ने प्रयोग किए थे, तो मेंडल ने 2 प्रयोग मेन थे इसका। एक था एक संकर संकरण के प्रयोग और दूसरा द्विसंकर संकरण के प्रयोग। मेंडल के द्वारा संपादित एक संकर संकरण प्रयोग का मतलब है एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, जैसे कि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण हम तने की लंबाई लग सकते हैं, जैसे एक पौधा लंबा है तो एक बौना है। अब लंबे और बौने पौधे के बीच में संकरण कराया गया और F2PD और F3PD से उनका रिजल्ट निकाला गया, तो एक संकर संकरण हुआ, इसलिए इसको एक संकर संकरण प्रयोग कहते हैं। जब दो लक्षण एक साथ लेते हैं, जैसे तने की लंबाई और पुष्पों की स्थिति, अगर हम एक साथ ले लें या तने की लंबाई और बीज की आकृति गोल या झुर्रीदार है एक साथ ले लेते हैं, तो 2 लक्षणों की वंशागति, 2 विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का F2PD या F3PD तक अध्ययन करके उनका निष्कर्ष निकालना, ये द्विसंकर संकरण आता है। तो एक संकर संकरण में जैसे कि उदाहरण से हम देख सकते हैं कि जैसे ये है, एक लंबा पौधा लिया, उसको टी और टी यानी टॉल प्लांट और टॉल प्लांट समयुग्मजी यानी कि लंबा पौधा है, दोनों एक जैसे युग्मज है, और एक बौना पौधा जिसको हम बात कर रहे हैं इसके ड्वार्फ प्लांट या स्मॉल टी। अब इन दोनों में जनक है, ये जनक है, ये जनक है, कोई भी एक मेल मान लेते हैं, को फीमेल मानते हैं, उनमें से युग्मक बनते हैं। तो कैपिटल टी है इसलिए सभी युग्मक कैपिटल टी वाले बनेंगे। इसमें स्मॉल टी है तो सभी युग्मक स्मॉल टी वाले बनेंगे। अब इनमें संकरण कराया तो F1PD में कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले लंबे पौधे पैदा हुआ, और लंबे पौधों का जो अंदर का जीनोटाइप था, जिनको जीन संरचना है, वो कैपिटल टी स्मॉल टी थी, यानी कि विषम युग्मज थी। तो इस प्रकार ये विषम युग्मज पौधा हुआ। फिर हम F1PD के पौधों के बीच में ही फिर परागण कराते हैं या फिर हम स्वयं परागण हो देते हैं इसमें, और उसके अध्ययन करते हैं रिजल्ट का, तो उसमें फिर इसका युग्मक बनते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी 2 प्रकार के जीन एक ही लक्षण को कंट्रोल करते हैं, लंबे तने की लंबाई को। तो कैपिटल टी वाले का एक बन गया, स्मॉल टी वाले का एक बन गया। इसी प्रकार एक को मेल मान लिया, एक को फीमेल मान लिया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर स्थिति, तो चेकर बोर्ड से चेक करते हैं, तो एक कैपिटल टी का क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस हुआ तो ये जैसे कैपिटल टी जैसे स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। फिर ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, और फिर यहाँ पर स्मॉल टी। तो 3 पौधे तो यहाँ लंबे बन गए और एक पौधा कौन सा बना, बौना। लेकिन 3 पौधों में फिर इसका हम जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालते हैं, तो इनके जीनोटाइप फिनोटाइप में क्या आएगा कि जो लंबा पौधा है वो एक समयुग्मजी है, और 2 पौधे हैं ये और ये विषमयुग्मजी है। तो ये 3 पौधे जीनोटाइप में 1:2:1 हो जाएगा, और फिनोटाइप में 3:1 हो जाएगा। इस प्रकार ये एक संकर संकरण का उदाहरण है, जिसके आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। इसी तरह जंतुओं में देखते हैं हम कि जंतुओं में एक संकर संकरण का उदाहरण उन्होंने दिए थे। तो मेंडल के बाद जंतुओं में एक संकर संकरण प्रयोग किए गए, तो उसमें देखा कि एक सफ़ेद गिनी पिग है और एक है ब्लैक काला गिनी पिग। तो ये गिनी पिग में त्वचा के रंग के आधार पर सफ़ेद गिनी पिग को स्मॉल बी कर दिया और काले को यहाँ पर कैपिटल बी। इसका मतलब ये जो गिनी पिग है काला, ये डोमिनेंट है, प्रभावी है, और सफ़ेद रंग है वो अप्रभावी है।
अब कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों प्रकार के इनके युग्मक बन गए और यहाँ पर F1 संतति पैदा होगी। तो दोनों F1 संतति में दोनों जो गिनी पिग पैदा हुए काले रंग के थे, क्योंकि उसमें जो डोमिनेंट जीन था वो कैपिटल बी था और अप्रभावी जीन था वो स्मॉल बी था। तो कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो इस प्रकार से F1 संतति में सारी संतति कैसी थी? काली। अब हम F1 संतति के जनकों में आपस में फिर क्रॉस कराएं तो उसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी। और जब कैपिटल बी वाला युग्मक, अंडे का युग्मक, इसके शुक्राणु से जब इसका संयोजन होता है तो काली त्वचा वाला जानवर बनता है। कैपिटल बी स्मॉल बी वाला जब आपस में इनका क्रॉस होता है तब भी ये काला बनता है, लेकिन हेट्रोजाइगस है। और इस कैपिटल बी स्मॉल बी का ये भी काला बनता है जानवर, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है और केवल ये होमोजाइगस है। और जब स्मॉल बी और स्मॉल बी एक शुक्राणु और एक अंडाणु स्मॉल बी जीन वाले हैं तब उनका संयोजन होता है, तो उस स्थिति में सफ़ेद पीढ़ी संतति बनती है। तो इस प्रकार गिनी पिग में जो संकरण है उसमें हम जीनोटाइप फिनोटाइप उसी प्रकार निकालेंगे, जैसे कि जीनोटाइप इसमें फिनोटाइप 3:1 आ गया और जीनोटाइप 1:2:1 आ गया। इस प्रकार ये जीनोटाइप है, ये आ जाते हैं और इनके आधार पर हम इसको देख लेते हैं। तो ये एक संकर संकरण का उदाहरण है